तो हम बात करेंगे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की, ट्राइब्यूनल्स की, ग्राम न्यायालय एक्ट की, एंड नेशनल एंड स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ की, नालसा एंड सालसा की। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है यार, ऐसे मैं बोल सकता हूँ जुडिशरी का टॉपिक है, बट हम अलग से इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज जुडिशरी में चीज़ें हम कवर करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की ये चीज़ें एक तरह से अलग पार्ट बनाते हैं उसके अंदर, इसीलिए हम इसको अलग तरीके से देख रहे हैं। जितना ज़्यादा हम टॉपिक को सब डिवाइड करेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए समझना आसान होता है, उतना ज़्यादा हमारे लिए क्वेश्चन को रिटेन करना आसान होता है, टॉपिक्स में पॉइंट्स को रिटेन करना आसान होता है, सेग्रीगेट करना आसान होता है, बिकॉज हमारे ब्रेन में ना अलग अलग चीज़ें अलग अलग कंपार्टमेंट्स में स्टोर होती है। अगर हमने हौच पौच कर दिया तो हमारे पास चीज़ें जो होगी अलग अलग कंपार्टमेंट में ठीक से स्टोर नहीं हो पाएगी, और जब हमको जरूरत पड़ेगा तो वहाँ से निकल भी नहीं पाएगा। तो हर चीज़ साइंटिफिक है ब्रो, इसीलिए हमने जितना ज़्यादा सेग्रीगेट हो पाए, जितना ज़्यादा पॉइंट वाइज हो पाए, उतना ज़्यादा लिखने की कोशिश करना है। जब मेंस में लिखेंगे तो भी हम समझेंगे ये सब। Now question number 1 क्या है, consider the following statement, there is no provision of the subordinate court in the constitution। क्या कोई भी प्रोविजन नहीं है भाई? बिल्कुल गलत है भाई। हमारे पास सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में हमारे पास आर्टिकल 233 टू 237 इसमें सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बताया गया है, जो कि पार्ट 6 में है। दी कंट्रोल ओवर ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स इन द डिस्ट्रिक्ट लाइज विद द गवर्नर ऑफ द स्टेट। जो कंट्रोल होता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में वो किसके हाथ में होता है भाई? इट इज़ नॉट विद द गवर्नर, इट इज़ द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कंट्रोल करता है भाई जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं किसी भी स्टेट में उसको। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉर 2। तो टोटल हमारे पास 17 क्वेश्चन देखेंगे भाई सब चीज़ों से, और हमारा हर टॉपिक कवर करने की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट जजेस। हमको बात किसकी करनी है? डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करनी है। द डिस्ट्रिक्ट जज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द स्टेट हाई कोर्ट। ये स्टेटमेंट सही है भाई, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज आर्टिकल 233 हमने बोला ना भाई, आर्टिकल 233 से लेके 237 तक किसके बारे में बात करता है? सबऑर्डिनेट कोर्ट के बारे में बात करता है। और यहाँ पे जो आर्टिकल 233 है वो बताता है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होता है उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, एंड तो उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा उसके बारे में बताता है आर्टिकल 233, जो कि ये बोलता है कि भाई इसको अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा, लेकिन कंसल्टेशन करेगा स्टेट हाई कोर्ट से। The matter regarding the promotion of district judge are vested only with the high court of the state। प्रमोशन जो है ना भाई वो कौन करता है? वो भी गवर्नर ही करता है, लेकिन फिर भी किसके कंसल्टेशन से? हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से। तो अपॉइंटमेंट भी कौन कर रहा है? गवर्नर, और प्रमोशन भी कौन कर रहा है? गवर्नर। डिस्ट्रिक्ट जज हैज़ नो पावर टू अवॉर्ड द कैपिटल पनिशमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो कैपिटल पनिशमेंट को ऐसा लोग सोचेंगे, ठीक है, कि डिस्ट्रिक्ट जज तो कैपिटल पनिशमेंट को क्या नहीं कर सकता? वापस से अवार्ड, मतलब समझना, कैपिटल पनिशमेंट किसी को देना है, मतलब फांसी की सजा देनी है तो उसको दे सकता है कि डिस्ट्रिक्ट जज दे सकता है, लेकिन वो कैपिटल पनिशमेंट क्या करना पड़ेगा, है ना? इसको यहाँ पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट मतलब हाई कोर्ट का कंफर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा B2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करनी है। द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। देखो भाई ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इसको हाई कोर्ट डिटरमाइन नहीं करता है, इसको जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो इस स्टेट का वो हाई कोर्ट है, उस स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करती है इसके ज्यूरिसडिक्शन को, कि इसके दायरा क्या रहेगा। डिस्ट्रिक्ट जज एंजॉय ओरिजिनल एंड अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन ओनली विथ रिस्पेक्ट टू सिविल मैटर। देखो भाई हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं ना वो हमारे पास ओरिजिनल और अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन है ना इंजॉय करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल मैटर, नॉट ओनली सिविल मैटर, सिविल प्लस क्रिमिनल दोनों के लिए। ये कैपिटल पनिशमेंट भी दे सकते हैं, बट उसको क्या करना पड़ेगा? कंफर्मेशन लेना पड़ेगा हाई कोर्ट से। इनकट हमसे पूछा, इनकट कोई सा भी नहीं है भाई, मतलब इनकट तो दोनों है, सॉरी, तो आंसर हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राइब्यूनल्स। हमको बात किसकी करनी है? ट्राइब्यूनल्स की। द प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्राइब्यूनल्स वेर इंसर्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। हमने बोला कि भाई जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है एक तरह से उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, बिकॉज बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, और उसमें एक अमेंडमेंट क्या था भाई? उसमें एक अमेंडमेंट था आर्टिकल 323A एंड 323B को जोड़ना।
है ना। और ये किसके बारे में बात करता है, टॉक्स अबाउट दी, है ना। 323A जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, एंड 323 जो है वो अदर ट्राइब्यूनल्स की बात करता है। The central government is empowered to set up tribunals for the resolution of the service matter as per Article 323A of the Constitution। देखो भाई, 323A के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ट्राइब्यूनल नहीं बनाएगा, 323A के अकॉर्डिंग जो पार्लियामेंट है वो ट्राइब्यूनल बनाएगा। और किस लिए बनाएगा 323A के लिए, हम 323A में मैंने बताया भाई, पार्लियामेंट जो ट्राइब्यूनल बनाएगा इट इज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। Central Administrative Tribunal is not bound by the Civil Procedure Code of 1908 but by the principle of natural justice। क्या स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट 1985 से बना था, है ना, वो हमारे पास किस पे काम करता है भाई? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे काम करता है। CRPC जो है उस पे काम नहीं करता ये। Currently all states in India have tribunal dealing with the service matter of the public servants। ना भाई ना, ये गलत है, बिकॉज कुछ स्टेट्स में हमारे पास जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स देखने को मिलते हैं, मोर देन वन स्टेट्स के अंदर। कुछ ही स्टेट्स में हमारे पास ट्राइब्यूनल, जैसे कि हमारे पास आंध्र प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, सबके पास नहीं है, ठीक है। सो दिस इज इनकरेक्ट। कुछ जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं यार। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स, विच ऑफ द अबव इज नॉट कवर्ड अंडर द डोमेन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में कौन इनमें से कवर्ड नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हमारे पास आर्टिकल 323A के अंदर बनते हैं, एंड पार्लियामेंट इस पे नियम बनाता है भाई। पार्लियामेंट जो है ट्राइब्यूनल्स को बनाता है, एंड पार्लियामेंट में जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 1985 से क्या बनाया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए थे, एंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए थे। इसमें से कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं है ये हमसे पूछा गया है भाई, है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर नहीं है। देखो भाई, ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट्स आर नॉट कवर, एंड ऑल इंडिया सर्विसेज के जो मेंबर्स हैं ना वो इसके अंदर कवर नहीं है। इसके साथ साथ जो डिफेंस सर्विसेज है वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स के अंदर कवर नहीं है, ठीक है। जो सिविल पोस्ट है वो हमारे पास कवर्ड नहीं है डिफेंस सर्विसेज का। मेंबर्स ऑफ द डिफेंस फोर्सेस आर कवर्ड, सेक्रेटरियल स्टाफ ऑफ द लोकसभा आर कवर्ड अंडर द क्लासेस ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सेंट्रल सर्विस, सिविल सर्विसेज ये भी हमारे पास कवर्ड है, ठीक है। तो नॉट कवर्ड हमसे पूछा गया है क्या? देखो भाई, यहाँ पे ना समझना, उल्टा बोल दिया मैंने, कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर्स हैं वो हमारे पास पब्लिक सर्वेंट्स के काम में आते हैं। ये सब चीज़ को दिक्कतें हुई तो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखेगा, ठीक है। और हमारे पास जो ऑफिसर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, अगर वहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत हुआ, उनका जुरिडिक्शन में दिक्कत हुआ, तो उसको कौन देखेगा? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल देखेगा। बट जो मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस हैं, बिकॉज वहाँ पे एक तरह से हमको क्या चाहिए भाई, सिक्योरिटी चाहिए, तो उसको यहाँ पे कैट नहीं देखता, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल नहीं देखता। सेंट्रल सिविल सर्विसेज को यहाँ पे, सेंट्रल सिविल सर्विसेज को यहाँ पे कैट नहीं देखता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आंसर हो जाएगा C 1, 3 and 5 आर नॉट कवर्ड अंडर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। तो कवर्ड क्या है याद रखना, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है यहाँ पे जो कवर्ड होती है भाई, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? ऑल इंडिया सर्विस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, सेंट्रल सिविल सर्विस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो, एंड जो डिफेंस सर्विसेज के सिविल पोस्ट में है वो, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? विद रेफरेंस टू द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट। हमको बात किसकी करनी है? फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट की बात करनी है। इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट की बात करनी है। द फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर ऑफ द सिविल कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एनीवेयर विद इन इंडिया विथ अ फ्रेश स्वीट अपॉन द जजमेंट। क्या जो जजमेंट है वो किसी भी पार्ट में इंडिया के यहाँ पे ये लागू कर सकते हैं। फाइनल जजमेंट है भाई,
ये तो सही कि जो फाइनल जजमेंट है ना, और जो ऑर्डर है सिविल कोर्ट का, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर विद इन द इंडिया, ये तो सही है, बट विदाउट एनी फ्रेश स्वीट अपॉन द जजमेंट, मतलब फिर से सुनवाई बिना हुए विद इन इंडिया, विथ बोल रहा है ना, विथ अ फ्रेश स्वीट, फिर से इसके लिए फिर से एनफोर्स करना पड़ेगा पैनल ऑफ लॉ एंड अदर स्टेट में, ऐसा कोई जरूरी है क्या? ना। सो विदाउट अ फ्रेश स्वीट, फिर से कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, उसको लागू कर सकते हो। ओनली द सिविल कोर्ट जजमेंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एनीवेयर इन इंडिया एंड नॉट द क्रिमिनल जजमेंट, बिल्कुल सही बात है। सिविल कोर्ट को भी किसी भी जगह इंडिया में हम क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट विदाउट फ्रेश स्वीट, है ना। क्रिमिनल को नहीं कर सकते, जो क्रिमिनल जजमेंट्स है ना, उनको नहीं कर सकते। द कोर्ट ऑफ अ स्टेट डज नॉट रिक्वायर्ड टू एनफोर्स द पेनल लॉ ऑफ अनदर स्टेट इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट अ सिविल जजमेंट। हमने बोला भाई देखो, जो न्यू पैनल है, पैनल लॉ को यहाँ पे फिर से एनफोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिसको मैंने बोला ना, इट इज नॉट रिक्वायरिंग अ फ्रेश स्वीट। The civil judgment of the High Court is limited to its jurisdiction and cannot be executed anywhere in India। अभी हमने देखा भाई सिविल जजमेंट जो है, it can be executed anywhere within India and without a fresh suit, बट क्रिमिनल मैटर को नहीं कर सकते। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कर जाएगा B 2 and 3 ओनली। तो ये देखो, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि आप बुक से मिस कर देते हो, वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। जब क्वेश्चन आता तो बोलते हो यार ये तो हमको पता नहीं है, तो क्वेश्चन बनाओ ना यार, जब क्वेश्चन आएगा तो सही कर देना यार, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा की बात करनी है। इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी क्रिएटेड अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987। बिल्कुल सही बात है यार, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है बिकॉज इट इज मेड बाय एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और वो एक्ट कौन सा है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1987, है ना। ये क्या करता है भाई, जो फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, फ्री इंक्लूसिव एंड फेयर जस्टिस प्रोवाइड करने की बात करता है, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है ना सोसाइटी के, जो डिसएडवांटेज सेक्शन है उनको। स्ट्रेंथनिंग द अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म इज वन ऑफ इट्स मेन फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। जो अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म्स हैं, कोर्ट के अलावा कोई और मैकेनिज्म जिससे हम क्या कर पाएँ, जो आपस में जो मतभेद है उसको सुलझा पाए, उसको भी एक प्रमोट करना जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसका एक एम है ना। जिसमें क्या क्या आते हैं भाई, लोक अदालत आते हैं। अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म में क्या आते हैं, लोक अदालत, पर्सन इन कस्टडी एंड इंडस्ट्रियल वर्कमैन आर नॉट एंटाइटल्ड टू फ्री लीगल सर्विस अंडर नालसा। क्या जो इंडस्ट्रियल वर्कमैन है वो नॉट एंटाइटल बोल रहे हैं, वही गलत है भाई, बिल्कुल एंटाइटल है। वुमेन है, चिल्ड्रन जो कि ST SC कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, पर्सन कोई भी कस्टडी है, वो कोई डिसेबल्ड पर्सन है, वो इंडस्ट्रियल वर्कमैन है, वो मास डिजास्टर का कोई विक्टिम है वो, ठीक है। तो ये सब हमारे पास क्या कर सकते हैं, है ना। और कोई भी पैसा जो कि 1 लाख से कम कमा रहा है, कोई भी पर्सन एनुअल इनकम जिसका 1 लाख से कम है, वो नालसा के अंदर सर्विस लेने के लिए मतलब एलिजिबल है, ठीक है। सो सेक्रेटरीज फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आर इट्स एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, बिल्कुल सही बात है। जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, उसके जो सेक्रेटरीज होते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंदर जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अंदर आता है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आता है, उसके अंदर जो सेक्रेटरी है ना, देयर मोस्टली IAS ऑफिसर्स, वो यहाँ पे इसके क्या होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। 1, 2 and 4, 1, 2 and 4 हमसे करेक्ट पूछा गया है, आंसर हो जाएगा A 1, 2 and 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्राम न्यायालयास। तो हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट की बात कर ली भाई, नालसा की बात कर ली, अब बात करते हैं ग्राम न्यायालयास की। देयर स्टेटरी बॉडीज और देयर स्टेटरी मोबाइल कोर्ट्स एस्टेब्लिश्ड टू प्रोवाइड लीगल सर्विस टू द पुअर एंड द डिसएडवांटेज। क्या ये मोबाइल कोर्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, मोबाइल कोर्ट होते हैं। देयर स्टेटरी कोर्ट मींस दे आर क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ लॉ, और कौन से एक्ट से बनाए गए हैं, ग्राम न्यायालयास एक्ट। कब आया था भाई, 2008 में आया था यार। They are established by the governor of the state concerned in consultation with the state high court। क्या इनको गवर्नर बनाता है भाई, नो, they are established by the state government, ठीक है। किसके कंसल्टेशन में, स्टेट हाई कोर्ट के कंसल्टेशन में। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा A 1 ओनली।
क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट रिगार्डिंग द ग्राम न्यायालयास। तो हम यहाँ पे 3-4 टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसको कवर कर रहे थे। सबऑर्डिनेट कोड की बात कर रहे थे, नालसा सालसा की बात कर रहे थे एंड ग्राम न्यायालयास की बात कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, है ना। तो हमको क्या बताना है, अप्रोप्रिएट बताना है ग्राम न्यायालयास के बारे में। अपील फ्रॉम द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस फ्रॉम द ग्राम न्यायालयास आर मेड टू द कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट डायरेक्टली। क्या ग्राम न्यायालय से कोई भी अपील डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, स्टेट हाई कोर्ट में कर सकते हैं? नहीं कर सकते भाई, हमको 6 मंथ क्या करना पड़ता है, इसको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। तो पहले ग्राम न्यायालय के पास जाएगा केस, ग्राम न्यायालय से किसके पास जाएगा, डायरेक्ट हाई कोर्ट में नहीं जा सकता, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा अगर क्रिमिनल केस है तो, है ना। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएगा, अगर क्रिमिनल केस है तो सेशन कोर्ट में जाएगा, और उसके बाद ये कहाँ जाएगा भाई, हाई कोर्ट में जाएगा, नॉट डायरेक्टली टू दी हाई कोर्ट। सो दिस इज इनकरेक्ट। द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द ग्राम न्यायालयास आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। नो, इसको अपॉइंट कौन करता है, मैंने अभी बताया भाई, ये स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। द ग्राम न्यायालयास आर एस्टेब्लिश्ड एट एवरी ग्राम सभा एट द विलेज लेवल। ना भाई ना, हर ग्राम सभा पे नहीं है ये, है ना। ये हर ग्राम सभा मतलब हर पंचायत के लिए नहीं बनाया था, है ना। कुछ ग्रुप ऑफ पंचायत होते हैं जिनके लिए बनाया जाता है, ठीक है। तो मोबाइल एक से दूसरे जगह जा सकते हैं। ग्राम न्यायालयास आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड रूल्स फॉर्म बाय द हाई कोर्ट। बिल्कुल सही बात है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये चलते हैं। एक और चीज़ है जो कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस चलती है, कैट, ठीक है। दो चीज़ याद रख लो जो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल आर्टिकल 323A, वो CRPC 1908 पे काम नहीं करते वो, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज करते जाओ जो आप पढ़ रहे हो उस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्राइब्यूनल्स। तो हमने किस किस की बात कर ली, हमने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की, हमने नालसा की बात की, हमने ग्राम न्यायालय एक्ट की बात की, अब ट्राइब्यूनल्स की बात करें। दी सर कास्ट जुडिशियल बॉडीज ना। द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर ट्राइब्यूनल वाज एडेड थ्रू द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जोड़ा है? ना भाई ना, इट इज़ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। हमने देखा कि भाई हमने 323A को एंड 323B को जोड़ा है। 323A डील्स विद द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल और बाकी जो है ना, जो रेस्ट जो ट्राइब्यूनल्स है वो 323B डील करता है, ठीक है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, ट्राइब्यूनल्स डू नॉट हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। गलत बात है भाई, इसके पास भी पावर है टू पनिश द कंटेम्प्ट, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट में ये बात बार बार बताया गया है। आर्टिकल 223 को लागू करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्ट आया था और जिसके अंदर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनाए गए थे। ट्राइब्यूनल्स कैन बी क्रिएटेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ना भाई ना, ट्राइब्यूनल्स जो है 323A के अंदर हमारे पास पार्लियामेंट बना सकता है, ये बोला गया है। बट 323B के अंदर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है कुछ चीज़ों को देखते हुए। बिकॉज हमने बोला जो कैट है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल है ना, 323A जो है ये तो सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है इस पर, ठीक है। और इसमें जो ट्राइब्यूनल बनता है वो कैट बनता है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल बनते हैं। बट 323B है, यहाँ पे जो ट्राइब्यूनल्स बनते हैं वो अदर मैटर्स के लिए बनते हैं और इसको यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों बना सकता है, ठीक है। और यहाँ पे जो मैटर्स पे ट्राइब्यूनल्स बनते हैं वो एग्जांपल के तौर पे टैक्सेशन के ऊपर बन सकता है, फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर बन सकता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के ऊपर बन सकता है। तो उसके ऊपर स्टेट एंड लेजिस्लेचर, स्टेट और पार्लियामेंट दोनों बना सकता है। ट्राइब्यूनल्स आर क्रिएटेड ओनली बाय द पार्लियामेंट एंड नॉट बाय द स्टेट। बोल रहा है भाई, दे कैन बी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 323B, है ना, इन अदर मैटर्स देन अदर मैटर्स रिलेटेड अदर देन व्हाट एडमिनिस्ट्रेशन। करेक्ट हमसे पूछा तो करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है भाई, 10 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 11 है द जुरिसडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एक्सटेंड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमने देखा था भाई एक क्वेश्चन जिसमें लिखा था नॉट एक्सटेंड टू, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल किस पे लागू नहीं होते, क्वेश्चन देखा था हमने, है ना। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 था कि किस पे लागू नहीं होता। तो वही हमारे पास पूछा गया है यहाँ पे उस प्रकार से कि जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स होते हैं दे एक्सटेंड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। क्या ऑल इंडिया सर्विस एंड सेंट्रल सर्विस पे लागू करता है? भाई बिल्कुल सही बात है, ये लागू होता है ना। डिफेंस सर्विसेज से जो सिविलियन एम्प्लॉय हो उन पे लागू होता है, ठीक है। मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस पे ये लागू नहीं होता, सेक्रेटरियल स्टाफ पे ये लागू नहीं होता। तो करेक्ट हमसे पूछा गया कट जाएगा A 1 and 2 ओनली। तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास जो था ऊपर वाला
यहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस तो सही है, मेंबर ऑफ द डिफेंस फोर्स नहीं है, सेक्रेटरी स्टाफ नहीं है, बट सेंट्रल सिविल सर्विसेज जो है ना, एक तरह से इसको आप बोल सकते हो। देखो सेंट्रल सिविल सर्विस ऑफिसर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट पे ये लागू होता है क्या? नहीं। देखो इसमें ना हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला सिविल एम्प्लॉयज ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये सही है सिविल एम्प्लॉयज, ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिविल सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। तो जो हमारे पास है ना यहाँ पे लिखा है ना ऑप्शन में ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सिविल सर्विसेज, ऐसा लिखा है ना यहाँ पे, याद समझना इस चीज़ को। सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे ये अप्लाई होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैंने सेंट्रल सिविल सर्विसेज को हटा दिया था, सेंट्रल सिविल सर्विसेज पे ये अप्लाई होता है। ऑफिसर्स ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट पे अप्लाई होता है क्या? नहीं होता भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैट किसके किसके अप्लाई नहीं होता। दो चीज़ें, तीन चीज़ याद रख लेना भाई, है ना। ये सेक्रेटरियल स्टाफ के अंदर कवर नहीं होते, तो हमेशा याद रखना जो सेक्रेटरियल स्टाफ हैं लोकसभा का या फिर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के उसके, उस पर ये कवर नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे पास ऑफिसर्स हैं उन पे कवर नहीं होता, है ना। आर्म फोर्सेस के जो मेंबर्स हैं उन पे कवर नहीं होता। तो हमेशा याद रखना कि इस पे कैट दैट इज सेंट्रल एडिशनल ट्राइब्यूनल इज नॉट कवर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा 2 and 4 ओनली। सॉरी, हमसे पूछा गया इनमें से नॉट कवर्ड, ठीक है। तो नॉट कवर्ड क्या है? 1 इज नॉट कवर्ड, 3 इज नॉट कवर्ड, 5 इज नॉट कवर्ड, 1 3 5 इज नॉट कवर्ड, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे टिक किया है। सेक्रेटरी स्टाफ इज नॉट कवर्ड, सेंट्रल सिविल सर्विस इज कवर्ड, मेंबर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इज नॉट कवर्ड, ठीक है। मेरी गलती हो गया था पिछले क्वेश्चन में, इसलिए मेरे को याद आया, इसलिए थोड़ा सा याद कर ली, ठीक है। सो यहाँ पे कवर कौन होता है भाई? सेंट्रल सिविल सर्विसेज, ये वाले एम्प्लॉय ऑल इंडिया सर्विसेज आर कवर्ड, है ना। एम्प्लॉय सिविल एम्प्लॉय जो है डिफेंस सर्विसेज में वो कवर्ड है। आर्म डिफेंस सर्विस में जो मेंबर्स दे आर नॉट कवर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है यार, कैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए याद रखना भाई चीज़ों को। आर्टिकल 323 एम्पावर द प्रेसिडेंट, नो इट एम्पावर द पार्लियामेंट, ओनली एम्पावरमेंट करता है पार्लियामेंट टू प्रोवाइड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। याद रखना कि जो कैट है वो 323A के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट बना सकता है, बट 323B के अंदर पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक ट्राइब्यूनल्स, है ना, कंसर्निंग टैक्सेशन, फॉरेन अफेयर्स एंड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 है द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन इन द CRPC। बिल्कुल सही बात है, इट फॉलो द लॉ ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है। एक और जगह हमने देखा था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को और क्या फॉलो करता है? ग्राम न्यायालयास, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा गया, कट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फ्री लीगल एड टू द पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। बिल्कुल सही बात है यार। पार्लियामेंट इनेक्टेड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग फ्री एंड कॉम्पिटेंट लीगल सर्विस टू द वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। द पार्लियामेंट इनेक्टेड लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट for providing free and competent legal service to the weaker sections of the society। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। इसने पार्लियामेंट में बनाया था, लागू किया था नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, दोनों। क्वेश्चन नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन एज अ डिस्ट्रिक्ट जज। क्वालिफिकेशन की बात करनी है भाई डिस्ट्रिक्ट जज के फॉर्म में अपॉइंट होने के लिए। He should have been an advocate for the minimum period of 5 years। कम से कम 5 साल तक वकील होना चाहिए। क्या ये सही है भाई? ना। He should advocate for 7 years, ठीक है, तब जाके इसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं। He should be in the service of the central और स्टेट गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है भाई कि ये सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की सर्विस में तभी जाके इसको डिस्ट्रिक्ट जज बना सकते हैं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ही शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट फॉर अपॉइंटमेंट। बिल्कुल सही बात है, हाई कोर्ट जब रिकमेंड करेगी तभी किसी भी आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। तो हमसे करेक्ट पूछा है भाई, करेक्ट हो जाएगा C, ट्रू पूछा है ना।
और डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंट कौन करता है, याद रखना भाई, इसको अपॉइंट कौन करता है, गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद दी हाई कोर्ट। क्वेश्चन 15 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू डिस्ट्रिक्ट जजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, हमने बहुत सारी छोटी छोटी चीजें कवर की जो कि लोग इग्नोर मार देते हैं, जैसे कि सबऑर्डिनेट कोर्ट हो गया, कैट हो गया, है ना, नालसा हो गया, ठीक है, लोक अदालत की बात की, ग्राम न्यायालय की बात की, है ना, हमने डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करनी है, दी अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस इन अ स्टेट इज और आर मेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ मिनिस्टर। नो, इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। सही तो है गवर्नर, बट इट इज इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, अभी देखा हमने। और डिस्ट्रिक्ट जजेस के बारे में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के हैं उसके अंदर हमारे पास जुडिशरी में भी बात की जा रही है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात की गई है आर्टिकल 233 से लेके 237 तक। इसलिए मैं लिख रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है। The control over posting, promotion and leave of a person belonging to judicial service of a state is vested in the high court। बिल्कुल सही बात है, इनमें प्रमोशन, पोस्टिंग एंड लीव के बारे में जो चीजें हैं वो सब किसके हाथ में है, हाई कोर्ट के हाथ में है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। हमको बात करनी है ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस की बात करनी है। इनकरेक्ट हमसे पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया रिगार्डिंग द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज। द प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ सिविल ज्यूरिसडिक्शन इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। जो सिविल ज्यूरिसडिक्शन का जो प्रिंसिपल कोर्ट है वो क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ये स्टेटमेंट सही है ना, ऐसा लगेगा बट इट सही। इट इज बोथ, कि सिविल ज्यूरिसडिक्शन का सबसे ज्यादा कौन देखता है, डिस्ट्रिक्ट जज देखता है, क्रिमिनल को सेशन जज देखता है। इट इज बोथ ओरिजिनल एज वेल एज अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन। बिल्कुल सही बात है, आप किसी भी सिविल मैटर पे आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज में जा सकते हो, ओरिजिनल है। द डिस्ट्रिक्ट जज कैन ट्रांसफर द केसेस टू द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। बिल्कुल सही बात है यार। द डिस्ट्रिक्ट जज कैन नॉट असाइन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अमॉन्ग द जुडिशियल ऑफिसर। नो, ही कैन अपॉइंट। ओके, वो अपॉइंट कर सकता है लाइक दी अदर पर्सन। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है भाई, कंसीडर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, द कोर्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज, दैट इज द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना, इज सेकंड हाईएस्ट सिविल कोर्ट इन द डिस्ट्रिक्ट टू डील विद द सिविल केसेस। के सेकंड हाईएस्ट कोर्ट है भाई ना, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट जो कि सिविल केसेस के साथ मैटर करता है। सो इट इज द हाईएस्ट कोर्ट, सिविल मैटर के साथ दिखता है, एंड वो ओरिजिनल एंड अपेलेंट जुरिसडिक्शन के अंदर आता है उसके। सेपरेट फैमिली कोर्ट विच आर इक्वल टू सब जज हैव बीन एस्टेब्लिश्ड इन द डिस्ट्रिक्ट टू एक्सक्लूसिवली हियर केसेस ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। बिल्कुल सही बात है, बिकॉज मैक्सिमम जो केसेज आते हैं वो फैमिली डिस्प्यूट भी आता है, इसके लिए इसीलिए अलग से कोड बना दिया, बिकॉज छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि कंसेशन से हो सकता है, तो इसको क्यों लाइक डिवोर्स मैटर, कस्टडी ऑफ चिल्ड्रन, ये सब चीज़ों में एक दूसरा सा सेपरेट फैमिली कोड बनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही, है ना, वो सब जज के अंदर इक्वल होता है वो भी। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा C2 ओनली। तो ये हमने कवर किया भाई छोटी छोटी चीज़ें जुडिशरी से, बट हाँ इंपॉर्टेंट है। लोग जुडिशरी में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पढ़ के बैठ जाते हैं, बट हाँ क्वेश्चन नालसा से भी आता है, क्वेश्चन कैट से भी आता है, क्वेश्चन सबऑर्डिनेट जजेस से भी आते हैं, सबऑर्डिनेट जजेस मतलब डिस्ट्रिक्ट जजेस से भी आते हैं, है ना। तो हमको ये सब चीज़ दिमाग में रखनी है यार, ठीक है। ट्राइब्यूनल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।